करते हैं पोस्ट फ्राइडियन अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिट सेकंड। इन अप्रोचेस को पोस्ट फ्राइडियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्राइड के बाद जो साइकोलॉजिस्ट आए, जो कि कभी फ्राइड के साथी हुआ करते थे या फ्राइड को वर्क करते टाइम असिस्ट करते थे, जब वो फ्राइड से अनसेटिस्फाइड हो गए कुछ पॉइंट्स को लेकर, तो उन्होंने फ्राइड के बाद अपनी अलग थ्योरीज दी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। इसीलिए फ्राइड के बाद आने वाले साइकोलॉजिस्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पोस्ट फ्राइडियन, या फिर हम बोलते हैं उन्हें नियो एनालिटिकल फ्राइडियंस या नियो एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये अलग क्यों हुए, सबसे पहले हमें उसका रीजन जानना है। फ्राइड मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस करता था, एग्रेसिवनेस और ईगो, और थर्ड थिंग थी उसकी सेक्सुअल डिजायर्स। लेकिन फ्राइड के जो फॉलोअर्स थे या उसके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने अपनी इन थ्योरीज को बिल्कुल फ्राइड की थ्योरीज के अगेंस्ट रखा और फ्राइड की इन चीजों को बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने अपनी थ्योरीज में किन चीजों को प्लेस दिया? क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स एक पर्सन की पर्सनैलिटी सिर्फ उसकी सेक्सुअल डिजायर्स, उसके ईगो या उसके एग्रेसिवनेस से डिसाइड नहीं होती। इन लोगों का ये मानना था, जो न्यू फ्राइडियंस थे, कि आपकी पर्सनैलिटी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो चीजें होती है कि हाउ मच यू आर क्रिएटिव, आप में कॉम्पिटेंसी कितनी, मीन्स आप कितने एबल हैं किसी काम को करने में, और आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो उन पोस्ट फ्राइडियन अप्रोचेस में से, साइकोलॉजिस्ट में से जो सबसे पहला नाम आता है वो है कार्ल यूंग, और इसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? एम्स एंड एस्पिरेशंस। जहां फ्राइड जोर देता था एग्रेशन और सेक्सुअलिटी पर, वहीं यूंग की जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर थी वो इंस्पायर थी एक पर्सन के एम से, उसकी एस्पिरेशंस थे। तो इसने अपनी थ्योरी में कहीं पर भी इन डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर्स का नाम नहीं लिया। कार्ल यूंग की जो साइकोलॉजी थी, उसने एक नई साइकोलॉजी डेवलप की जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी? एनालिटिकल साइकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल यूंग। एनालिटिकल साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है? यूंग ने बताया कि हर पर्सन की पर्सनैलिटी में कुछ कंपीटिंग फोर्सेस होती हैं और स्ट्रक्चर्स होती हैं, और हर पर्सन उन कंपीटिंग फोर्सेस, उन एबिलिटी और उन स्ट्रक्चर्स को बैलेंस करके रखने की कोशिश करता है, ना कि सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग या सोसाइटी और रियलिटी के बीच में सारा दिन लड़ता झगड़ता रहता है। वो अपने ही अंदर मौजूद उन कंपीटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर को बैलेंस करेगा, वो सोसाइटी के साथ नहीं लड़ेगा। लेकिन फ्राइड ने ये बताया कि आपका जो बिहेव है वो रियलिटी से बचने के लिए है, लेकिन यूंग ने बताया कि हम यहाँ किसी रियलिटी से नहीं बच रहे हैं, हम अपने आप को ही पहचाने कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या है और उसको बैलेंस करें। तो इसीलिए इसकी साइकोलॉजी को नाम दिया जाता है एनालिटिकल, क्योंकि इसमें पर्सन अपने ही अंदर मौजूद कंपीटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करता है, उन्हें बैलेंस करता है। उसके बाद यूंग ने एक और कंसेप्ट बताया जिसको उसने नाम दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जहां फ्राइड ने बताए थे 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, वहीं यूंग ने बताया कलेक्टिव अनकॉन्शियस कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इमेजेस का कलेक्शन होता है। उन इमेजेस को यूंग ने यहाँ पर नाम दिया आर्केटाइप्स, और इन्हीं आर्केटाइप्स को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल इमेजेस। ये वो इमेजेस होती हैं जो कि हम इन्वायरमेंट में आकर एक्वायर नहीं करते, जो कि इनहेरिटेडली हमारी बॉडी के अंदर होती है। जैसे मान लो आज हम 20 साल के हैं, 25 साल के, तो हमें पता है कि हमारे भगवान कौन है, गुरु कौन है, धरती माता क्या है, मदर अर्थ, गॉड, ये सब इन प्रीमोर्डियल इमेजेस के एग्जाम्पल होते हैं जो इनहेरिटेडली, सबसे पहले मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जानते थे जिन चीजों को, वो ट्रांसफर हो गई आपके पेरेंट्स में और पेरेंट्स से ट्रांसफर हो गई आप में। जो चीजें आप इन्वायरमेंट में आकर एक्वायर नहीं कर रहे हैं, तो आपका अनकॉन्शियस उन्हीं चीजों का एक तरह का कलेक्शन होता है। और यहाँ पर एक चीज और बताई यूंग ने कि आपका जो सेल्फ होता है ना, एक इंसान हमेशा किस चीज के पीछे भागता है? यूनिटी और वननेस, कि मैं अपने एम्स, अपनी एस्पिरेशंस को
कंप्लीट करूं अपनी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करके। तभी यहाँ पर उसने बोला ना कि एक पर्सन का जरूरी काम क्या है कि अपनी पर्सनैलिटी में मौजूद कंपीटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स को पहचानना और उनमें समय रहते बैलेंस करना, ताकि आप अपनी लाइफ के एम्स और एस्पिरेशंस को कंप्लीट कर सको। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यूंग ने एम्स के बारे में बात की, उसने खुद की ही पर्सनैलिटी को एनालाइज करने को कहा, उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात की जिसको उसने आर्केटाइप्स और प्री मोरिडियल इमेजेस से भरा हुआ बताया। जबकि फ्राइड का जो अनकॉन्शियस लेवल था उसके अंदर वो कहता है कि आपकी सारी एनिमल ड्राइव्स भरी होती है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि यूंग ने अनकॉन्शियस में क्या बताया कि आपकी सारी प्री मोरिडियल इमेजेस बनी होती है, जो कि टाइम टू टाइम ट्रिगर होती रहती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। और आपका अनकॉन्शियस माइंड किसी एनिमल ड्राइव का स्टोरेज नहीं होता, इन आर्केटाइप्स का स्टोरेज होता है। सो दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फ्राइड्स अनकॉन्शियस एंड यूंग्स अनकॉन्शियस। थैंक यू।